हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, वर्ष 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। इस आधार पर 2025 जो है आरएसएस की स्थापना का शताब्दी वर्ष है। तो क्या 2025 में जब आरएसएस का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा होगा, भारत बदल चुका होगा? 2024 लोकसभा का चुनावी वर्ष, भारत की सत्ता परिवर्तन का वर्ष इतना हाहाकारी है कि इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर 2024 में आरएसएस समर्थित मोदी सरकार वापस आती है, पुनः सत्ता प्राप्त करती है और भी प्रचंड बहुमत से, जैसा कि उनका दावा है कि अब की बार 400 पार, तो फिर क्या भारत की तस्वीर होगी 2025 में? क्या बीजेपी और मोदी सरकार आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर आरएसएस के विचारों के अनुसार भारत बनाने का निर्णय ले चुकी है? क्या उस दिशा में आगे बढ़ रही है? आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसकी मान्यता रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, यहाँ सदियों प्रचलित वर्ण व्यवस्था स्थापित हो, महिला पुरुष के जो भेदभाव आपके धर्म और परंपरा में थे वो सब कायम रहे, संस्कृति और परंपरा के सारे तत्व जीवित किए जाएं जिनका उस समय सुधारात्मक आंदोलन में विरोध हो रहा था। तो क्या 1925 में स्थापित होने वाला संगठन 100 साल बाद अपने लक्ष्य को हासिल करने जा रहा है? आइए इस पर पड़ताल करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पीछे 3 चित्र लगा रखे हैं। 2024 के 2 चित्र हैं और एक 2025 का चित्र है। 2024 का एक चित्र तो वो है जो सुनहरा भविष्य दिखा रहा है। ये सुनहरा भविष्य कहाँ से आ रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये उस लोकतंत्र का रास्ता है जिससे होकर जाने वाले लोग चुनावी वर्ष में उत्साह मना रहे हैं, अपनी पसंद की सरकार चुन रहे हैं, एकदम स्वतंत्र निष्पक्ष कार्यप्रणाली चल रही है, जनता की ओट से सरकार बन रही है और बनने के बाद संविधान अनुसार देश चलने वाला है। ऐसी उम्मीद लिए भारत 2024 में जाग रहा है। तो दोस्तों, ये तस्वीर इसकी है। दूसरी तस्वीर इसकी है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, हर जगह धांधली हो रही है, विपक्ष पर अत्याचार हो रहा है, नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, पूंजीपतियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर चंदा उगाही की जा रही है, स्वतंत्र पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, पूरी मीडिया पर कब्जा कर लिया गया है। आए दिन सरकार कानून को नहीं मान रही है, इसलिए रोज बरोज लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे, कितनी बार सरकार को डांट लगाए। अभी आपने एसबीआई का मामला देखा, या तमिलनाडु के गवर्नर का मामला देखा, या चंडीगढ़ के चुनाव का मामला देखा, असंख्य मामले हैं। कितने पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले, आज इससे भारत में लोकतंत्र की सड़कें जर्जर हो गई हैं। ये दूसरा चित्र इसका है। यहाँ लोकतंत्र की तरफ जाने वाली सड़कों में दरार पड़ गई है, पेड़ झुलस गए हैं, हर तरफ हरियाली सूख गई है। एक दृश्य ये है। और अगर ऐसा होता है तो 2025 में संविधान पर क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है। उस संविधान पर जिसको सदियों के संघर्ष के बाद हमने पाया था। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए या यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या क्या हो रहा है। पहली बात तो बता दें दोस्तों कि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हम बता रहे हैं ऐसा होने जा रहा है। एक काल्पनिक चर्चा है, ये अभी के लिए एक भविष्य में झांकने की कोशिश है, तार्किक आधार पर, अनुमान के आधार पर। तो इसको एक आकलन के रूप में देखा जाए। आकलन किस आधार पर है? सरकार की क्रियाकलापों के आधार पर और आरएसएस नामक संगठन के लक्ष्य के आधार पर। आरएसएस का लक्ष्य कभी आरएसएस नहीं बताता, लेकिन सब लोग जानते हैं जब संविधान सभा में बन रहे संविधान का विरोध किया था आरएसएस ने, तो क्या कह करके गोलवलकर जी ने विरोध किया था? उन्होंने यही कहा था कि संविधान बनाने की क्या जरूरत है, हमारे हाथ में पहले से ही मनुस्मृति है। दूसरा, उन्होंने तिरंगे का विरोध किया था और कहा था कि हमारे हाथ में तो पहले से ही भगवा ध्वज है।
हिंदू राष्ट्र की बात की थी। भारत का जब दो हिस्सों में विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान जब मुस्लिम देश बना और भारत को उस समय के भारत के नायकों ने धर्मनिरपेक्ष बना दिया, जिसमें गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरे समझ में नहीं आता कि बाबा साहब को मानने वाले आखिर कैसे गांधी जी को नहीं मानते हैं, जिस गांधी जी की इतनी बड़ी भूमिका से देश धर्मनिरपेक्ष बना। अगर गांधी जी नहीं खड़े होते तो उसी समय यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता, औपचारिक रूप से घोषित हो गया होता, और गांधी जी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी भी पड़ी। तो अब सवाल यह है कि क्या 1925 से जो सपना देखा गया है आरएसएस और उसमें विश्वास रखने वाले लोगों के द्वारा, वो 2025 में पूरा होगा? अगर होगा तो उसके लिए अभी कौन से कार्य किए गए हैं और 2025 और उसके आगे क्या क्या किया जाएगा, अब इस पर चर्चा करते हैं। 2025 में आरएसएस के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि 2024 के चुनाव में न केवल मोदी सरकार पुनः वापस आए, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ वापस आए, इतने ज़्यादा बहुमत से आए कि वह संविधान में संशोधन कर सके, वह न्यायाधीशों को हटा सके। तो अब इस पर क्या किया जा रहा है? हमारे देश में अगर आप धन खर्च करते हैं तो आपको सारी सुविधा मिल जाती है, यहाँ की जनता हर जगह तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले इस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए अकूत धन जमा कर लिया। पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ है? अरबों खरबों रुपया है, ये आज तक किसी को नहीं पता। चुनावी चंदे का 56% एक पार्टी को चला गया है। इसके अलावा आरएसएस के इतने बड़े लोग सदस्य के रूप में हैं, खासकर व्यापार से जुड़े लोग, कि उसके पास भारत के धन का बहुत बड़ा हिस्सा आवश्यकता पर उपलब्ध है। तो सबसे पहला प्रयास अब तक जो पूरा हो चुका है वो है धन संग्रह। किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर धन चाहिए ताकि खर्च किया जा सके, लोगों से करवाया जा सके। तो सबसे पहला काम हो चुका है 2019 से 2024 तक में, या 2014 से 2024 तक में, कि धन इकट्ठा कर लिया गया बहुत बड़े पैमाने पर। दूसरा होता है सूचना पर कब्जा। सूचना जनता को वो दी जाए जो हम देना चाहते हैं। तो सूचना के सारे साधनों पर भी कब्जा कर लिया गया। इसकी एक नजीर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जब अपने विज्ञापन छापने के लिए अखबारों से संपर्क किया तो उन्होंने पैसे पर भी विज्ञापन छापने से मना कर दिया। तो दूसरा है सूचना के संपूर्ण साधनों पर कब्जा। तो संसाधनों पर कब्जा, सूचना पर कब्जा। तीसरा संस्थाओं पर कब्जा। सभी सरकारी संस्थाओं पर बीजेपी सरकार ने कब्जा कर लिया है। संविधान के तहत संस्थाओं को जो करना वो नहीं कर रही है। सभी संस्थाएं और संस्थाओं में बैठे अधिकारी वैसे ही कार्य कर रहे हैं जैसा उनको निर्देश आदेश दिया जा रहा है, चाहे वो आदेश निर्देश भले ही संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ हो। इसकी भी बानगी आप देख सकते हैं। ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे केवल विरोधियों पर पड़ रहे हैं। जैसे ही कोई नेता जिस पर पहले आरोप होते हैं बीजेपी में शामिल हो जाता है, उस पर कभी कोई रेड नहीं पड़ती। आखिर ये कौन निर्णय ले रहा है इस तरह का? ये संविधान के अनुसार निर्णय तो नहीं है। ठीक है, नेता पार्टी में था, पार्टी में गया आया, ये एक अलग बात है, लेकिन कार्रवाई तो उस पर होती रहनी चाहिए। कार्रवाई रुक जा रही है। दूसरा एक उदाहरण मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की हरकतों से, कि भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से बहाने पर बहाने बनाता रहा, हीला हवाली करता रहा, नाफरमानी करता रहा भारत की सबसे बड़ी अदालत का। तीसरा उदाहरण आपको मिल जाएगा सभी गवर्नर्स के द्वारा पदों के दुरुपयोग का। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं जिनमें सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। तो कब्जा किस पर हुआ? संपत्ति यानी संसाधन पर, सूचना पर, संस्था पर। अब चौथा आता है सुप्रीम कोर्ट, और जैसे इन पे कब्जा हो जाएगा तो कब्जा हो जाएगा संविधान पर। सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा हो चुका था। सारे न्यायाधीश सरकार की हां में हां मिला रहे थे। इसी बीच आ गए सीजेआई चंद्रचूड़ साहब। अब चंद्रचूड़ साहब हटाए नहीं जा सकते, हटाए जा सकते, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो फिर आज तक क्यों नहीं कोई हटाया गया? जी हां, केवल नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार और राजीव सरकार, यही तीन सरकारें अब तक देश में ऐसी बनी हैं जिनके पास जजों को हटा देने का बहुमत था संसद में, लेकिन इन लोगों ने कभी किसी जज को हटाया नहीं। हाँ, कुछ जजों ने जो पद का दुरुपयोग किया है,
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको हटाया जाना चाहिए, तो जैसे ही उनके हटाने की बात आई वो लोग इस्तीफा देकर चले गए। इंदिरा गांधी सरकार में सीनियरिटी का उल्लंघन करके कुछ जजों को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, लेकिन संविधान में कहीं ये लिखा नहीं था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसे सीजेआई बनाया जाएगा। इंदिरा गांधी के उस फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की व्यवस्था स्थापित की ताकि सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप न हो। यानी कि इंदिरा गांधी सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट और सरकार का टकराव होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी सरकार ने स्वतः किसी जज को नहीं हटाया, जबकि उनके पास 2/3 बहुमत थे, वो हटा सकती थी। क्या मोदी सरकार हटा सकती थी? जी नहीं, इनके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 2/3 बहुमत नहीं है। क्या आगे हटा सकेगी? अगर 400 पार हो गया तो बिल्कुल हटा सकेगी। तो भले ही इनका कार्यकाल नवंबर 2024 तक है, लेकिन अगर प्रचंड बहुमत से 400 सीटों के साथ बीजेपी सरकार वापस आती है तो सीजेआई चंद्रचूड़ साहब को हटाया जा सकेगा। और न केवल उनको हटाया जा सकेगा बल्कि ऐसे न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा जिसे सरकार हटाना चाहेगी, संसद के माध्यम से हटा दिया जाएगा 2/3 बहुमत से। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा हो जाएगा। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा हो जाएगा, फिर जो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थियरी है, जो सुप्रीम कोर्ट जिसका प्रोटेक्टर है कि संसद संविधान में कहां कहां बदलाव नहीं कर सकती, जो केशवानंद भारती का निर्णय सुप्रीम कोर्ट दिया है, वो एक पैमाना है। जैसे किसी दूध कितना है भाई, तो एक पैमाना, उसमें 1 लीटर आ गया, हाँ 1 लीटर है। लेकिन अगर पैमाना हटा दिया जाए, तो कोई भी बर्तन रख दिया जाए तो और कह दिया जाए इसे ही मानना पड़ेगा, और जो भी लोग वहां उपस्थित हों उन लोगों की भावना या दबाव हो कि नहीं वो मानेंगे कि यही 1 लीटर है, तो फिर चाहे 3 पाव दें चाहे 2 पाव दें, उसी को 1 लीटर मानना पड़ेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही कमजोर पड़ जाएगा तो वो अपनी रखवाली करेगा, अपने पद की रखवाली कोई न्यायाधीश करेगा, या संविधान की रखवाली के लिए वो सरकार के खिलाफ खड़े होकर निर्णय देगा। तो अगर 400 सीटें आ गईं तो ये सब चीज होने जा रही है। अब चलिए 400 सीटें लाने की क्या क्या तैयारी कर रखी है भाजपा ने, मोदी सरकार ने। इतनी बात मैंने बताई है, संसाधनों पर कब्जा, सूचना पर कब्जा, संस्थाओं पर कब्जा। और इस कब्जा का अब उदाहरण देखिए, विपक्ष के सारे नेताओं पर खूब छापे, इतने छापे कि उनका पैसा ही नहीं उनके पास है कि काम करें, कोई उनको पैसा देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के खातों का फ्रीज किया जाना, अपना ही धन नहीं प्रयोग में ला सकते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक आदेश आ गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाना। इससे क्या हो जाएगा कि उस पार्टी का प्रमुख नेता जब जेल में जाएगा तो लोगों तक मैसेज कौन पहुंचाएगा? सरकार गिर जाएगी, नया जो सरकार में बैठेगा वैसे उसके प्रति लोगों में भावना रहेगी नहीं रहेगी। जैसे अभी आप देखिए झारखंड में क्या हो गया, हेमंत सोरेन जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक इस तरह की दिक्कत नहीं थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और जेल जाना पड़ा। सरकार बदल गई, जो दूसरे मुख्यमंत्री साहब आए, अब उनके बगल में हेमंत सोरेन के भाभी ने ही बगावत करवाई गई, एक अलग बात है, लेकिन पार्टी टूट गई। ऐसे ही आम आदमी पार्टी को भी कर दिया जाएगा। तो एक तो प्रयास ये हुआ है संस्थाओं के माध्यम से कि विपक्ष को बिल्कुल घेर दो, परेशान कर दो, ये चुनावी रणनीति न बना पाएंगे, जनता के बीच जनता की बात करने के बजाय अपनी बात करने चले जाएं। और उधर आईटी सेल के जरिए, मीडिया के जरिए इन नेताओं को करप्ट दिखा दिया जाएगा, रोने वाला दिखा दिया जाएगा। और एक काम और हुआ है कि इंडिया गठबंधन बनने नहीं दिया गया है। अब दोस्तों यहां पर किस कारण से इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया? जिस तरह से शुरू में वो बनने चला था, अगर उस तरह से बन गया होता तो ये सरकार 400 आंकड़े तो छोड़िए, बहुमत में ही नहीं आती। लेकिन आज की स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन से ज्यादा बड़ा गठबंधन एनडीए गठबंधन बन चुका है। आज की स्थिति में अगर आप पार्टियों की संख्या और नेताओं के चेहरों को देखेंगे तो इंडिया से ज्यादा मजबूत है एनडीए। मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टियों की संख्या और चेहरों की बात कर रहा हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, मायावती जी अलग और जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद बीजेपी के साथ।
इधर इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस। अब आप चलिए उधर बिहार में। बिहार में भी इंडिया गठबंधन नहीं बनने दिया गया, बल्कि वहां जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, जो इसकी आइडियोलॉजी तैयार किए थे, और बिहार के मुख्यमंत्री, उन्हीं को एनडीए ने अपने पाले में ले लिया। दो पूर्व मुख्यमंत्री चले गए उनके साथ एनडीए में, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जी। अब दूसरी तरफ केवल लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वामपंथी दल और कांग्रेस, जिन तीनों का जनाधार लगभग एक ही समाज से है, वही लोग बचे हुए हैं। यानी आज अगर गठबंधन के नेताओं और चेहरों की बात करें तो यूपी और बिहार दोनों में बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है। मैं फिर से बोल दूं कि मैं नेताओं और उनकी पार्टियों के आधार पर बात कर रहा हूं। अब अगर जनता अपनी जात के नेताओं को छोड़कर उस दल को या उस प्रत्याशी को वोट देगी जो एनडीए को हरा रहा है, तब तो बात अलग है। अन्यथा गठबंधन के आधार पर अगर मूल्यांकन किया जाए तो 2024 में बीजेपी अपने को मजबूत स्थिति में खड़ा कर रखी है। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी शिवसेना को 2 टुकड़े में कर दिया और शरद पवार की पार्टी को 2 ऐसे टुकड़े में बांट दिया जिसमें अब वर्तमान में अजीत पवार का गुट मजबूत दिखाई दे रहा है। राजनीतिक वर्चस्व के आधार पर देखें तो अब जनता अपने बुजुर्ग नेता शरद पवार जी और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के साथ कितनी खड़ी होती है, ये देखने वाली बात है। उधर मनसे के राज ठाकरे भी जा चुके हैं बीजेपी की तरफ, रामदास अठावले पहले से ही हैं। तो महाराष्ट्र में भी देखेंगे, जहां सबसे बड़ा अलायंस है, बड़े बड़े दलों का अलायंस है इंडिया खेमे का, वहां भी एनडीए उनके बराबर या उनके आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों 2024 के चुनाव को जीतने के लिए मोदी सरकार जहां एक तरफ विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है, जमकर संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, सूचना तंत्र पर पूरा कब्जा कर ली है, वहीं वो राजनीतिक समीकरण भी अपने पक्ष में कर रही है। और ईवीएम आंदोलन भी नहीं सफल हो पाया, ईवीएम नहीं हटी है। तमाम लोगों का ये मानना है कि सरकार में बैठा दल ईवीएम के माध्यम से अपने पक्ष में वोट प्रभावित करता है। मैं इस संदर्भ में आगे बढ़कर कहूंगा कि जब निर्वाचन आयोग ही उनका है, तो जिस तरह से स्टेट बैंक फेवर कर रहा था, अगर उसी तरह से निर्वाचन आयोग फेवर कर दिया तो कौन हरा पाएगा? चुनाव चाहे कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी होगा। अब अगली बात कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं, 400 पार कर जाते हैं, तो फिर क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या होगा, 2024 में चुनाव जीतते ही जो सबसे पहला संविधान संशोधन होगा वो होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली समिति ने भेजा है, फौरन उसको लागू करते हुए संविधान संशोधन करके 1 नेशन 1 इलेक्शन को फिक्स कर दिया जाएगा। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव यह होगा कि अब सरकार कुछ भी करेगी, सड़क पर चाहे कितने भी आंदोलन हो जाएं, लेकिन वो सरकार गिरेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब फिक्स रहेगा कि अगला इलेक्शन 2029 में ही होगा, उसके पहले इलेक्शन होगा ही नहीं। जी हां, रामनाथ कोविंद जी ने रिपोर्ट दी है, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक महापुरुष पैदा हुए थे और उन्होंने ऐसा किया है। अब जनता उनको कैसे याद करेगी, लेकिन श्रेय तो उन्हीं को मिलेगा। रामनाथ कोविंद जी ने रिपोर्ट दी है, अध्ययन किया उन्होंने, भाई पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं तो भारत के लिए कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो सुझाव दिया है, तदनुसार सबसे पहला संशोधन होगा। मेरा अनुमान है कि प्रचंड बहुमत मिलने पर सबसे पहला संशोधन यह होगा। और जब इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी केशवानंद भारती मामले के निर्णय के आधार पर, तो उस समय फौरन सरकार महाभियोग लगाने की कोशिश करेगी ऐसे किसी जज के ऊपर जिसके बारे में अंदेशा होगा कि वो सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। और जैसे ही महाभियोग की बात शुरू होगी मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सरकार के हर बात पर हां में हां मिलाएगा। जिन लोगों को लगता है कि इंदिरा जी ने आपातकाल में शक्तियों का दुरुपयोग किया था, वो अभी कुछ नहीं जानते हैं। यहां उनकी वो सोच, वो समझ, वो जानकारी बहुत छोटी पड़ जाएगी। क्योंकि इंदिरा जी ने इतना कुछ किया था तो भी अदालतों की इतनी पावर थी कि उसी समय अदालतों ने उनको जेल भेजा था, 2/3 बहुमत से थी वो। तो दोस्तों सबसे पहला काम होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होगा।
दूसरा काम होगा, किसी एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग पेश कर दिया जाएगा या उसकी बात चला दी जाएगी और 2/3 बहुमत से बता दिया जाएगा कि अगर आप थोड़ा भी इधर उधर गए तो हटा दिया जाएगा। और जब कोई न्यायाधीश नहीं रह जाएगा तो फिर वो आम इंसान है। अगला संशोधन होगा, भारत के संविधान में संशोधन करके उसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। कभी चर्चा करूंगा कि भारत के संविधान में संशोधन करके अगर संविधान के जरिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा तो फिर कैसा राष्ट्र होगा जो हिंदू राष्ट्र होगा, यानी हिंदू राष्ट्र बन जाने पर क्या क्या होगा। तो आपको इतना बता दें कि जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है तो क्या है, अगर उतना ही बनाया जाए तो जान लीजिए पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है। इस नाते सबसे पहली बात है कि उसके जो शीर्ष पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष, इन पदों पर केवल मुसलमान व्यक्ति ही बैठेगा। तो पहली शर्त जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये हो जाएगी कि अब भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इन बड़े पदों पर केवल हिंदू ही बैठेगा। अब उस हिंदू में बौद्ध को भी लाया जाएगा, सिख को भी लाया जाएगा, जैन को भी लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, ये सोचने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। दूसरा प्रभाव होता है कि जब कभी कोई देश किसी धर्म विशेष का देश होता है तो उस धर्म की शिक्षा सरकार के खर्च से दी जाती है। तो हिंदू धर्म की शिक्षा यहाँ सरकारी पैसे से दी जाएगी, जो अभी रोका गया है कि नहीं, धर्म की शिक्षा सरकार के खजाने से नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28 में रुका हुआ है। इसके बाद एक तीसरा प्रभाव होता है कि जब कभी कोई देश किसी धर्म विशेष का देश होता है तो वहाँ उस धर्म की एक काउंसिल बनाई जाती है, संविधान में परिषद होती है, जो सरकार के बनाए सारे कानूनों को स्क्रूटनी करती है, यानी जांच करती है कि कहीं वो कानून उस धर्म की मान्यताओं के खिलाफ तो नहीं है। अगर वो कानून उस धर्म की, जिस धर्म का वो देश है, के मान्यताओं के खिलाफ होता है तो उसे वो वहीं असंवैधानिक घोषित कर देती है। यानी अब तक जो काम सुप्रीम कोर्ट का है कि वो सरकार के किसी आदेश, निर्देश, कानून की समीक्षा करे, मूल्यांकन करे कि ये संविधान के खिलाफ तो नहीं है, और वहाँ दोनों पक्ष खड़े होते हैं, सामने दलील देते हैं। जो धर्म की परिषद होती है वहाँ कोई दूसरा खड़ा होकर दलील नहीं देता है, वो धर्म की परिषद खुद उस चीज़ को देखती है, उसकी व्याख्या करती है, और अगर वो कह देती है कि धर्म विरुद्ध है तो वो असंवैधानिक हो जाता है। उस तरह का फैसला कभी लागू नहीं होता है। तो अगर 3 बदलाव ही हम देख ले तो भारत के सभी शीर्ष पदों पर बैठने वाले के लिए हिंदू होना अनिवार्य होगा। दूसरा कि हिंदू धर्म की शिक्षा सरकार के खर्च से दी जा सकेगी। और तीसरा, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को धर्म की मान्यताओं के विरुद्ध होने के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकेगा। तो ये 3 बड़े बदलाव हो जाएंगे। दोस्तों, अब इसका क्या प्रभाव होगा आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि ऐसा होगा या कि कुछ अच्छा होगा, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैंने यही माना है। मैं इस तस्वीर को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि चाहे दुनिया का कोई भी धर्म हो और चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, अगर किसी देश में हर तरह के लोग रहते हैं तो उसे किसी एक धर्म विशेष का देश घोषित करके उस धर्म विशेष की मान्यताओं को मानने के लिए बाध्य करने से देश पीछे जाता है। पाकिस्तान इसका उदाहरण है और तमाम मुल्क इसके उदाहरण हैं। जितने भी मुल्क तरक्की करके आगे जा रहे हैं वो सब सेकुलर हैं, वहाँ धर्म की बात सरकारें नहीं करती हैं। जनता पर धर्म को मानने की आज़ादी देकर के छोड़ दिया गया है कि वो अपने धर्म को कितना मानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, रात 9 बजे जो मैं लाइव आकर संविधान पर चर्चा करता हूँ, आज 24 मार्च को उस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि रविवार है, कल होली के लिए छुट्टी रहेगी, तो अभी 2 दिन उस पर चर्चा बंद रहेगी रात में। जय संविधान।